नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ मौजूदा हालात के हवाले से और ख़ास तौर पे जो 2018 का इलेक्शन हुआ है और 2018 का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसकी बड़ी गूंज सुनाई दी दो तरीके से। एक तो ये कि बड़ा मेरिट पे इसको कहा जा रहा है और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो इस दफ़ा मौका दिया गया, इसकी बड़ी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनी गई। बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। इस सिलसिले में और कुछ 2018 के इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, पहले हम उनसे उनका तारुफ करा देते और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। मेरे साथ हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं चौधरी नदीम कासिम साहब, डायरेक्टर एंड तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त फ़ोन लाइन पे हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आपकी आईज़ की सर्जरी हुई है और इसीलिए आप लाइट को फेस नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन पे हैं, वरना आप हमारे साथ स्टूडियो में होते। फिर हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक वेलफेयर के बड़े अहम आदमी सैयद सलमान साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जनाब चौधरी नदीम कासिम साहब की तरफ। चौधरी नदीम कासिम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप इस वक्त डायरेक्टर एंड तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है सर। क्या कहेंगे सर, ये दो इलेक्शन ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो इस दफ़ा आप लोगों ने इंक्लूड किया, इसका रिज़ल्ट कैसा रहा, कैसा आपको रिस्पांस मिला, आपने इसको किस तरीके से आगे भी ये प्लान किया है कि आइंदा जनरल इलेक्शन में भी इसको शामिल करेंगे? क्या कहते हैं सर? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में को बड़ा ऑन मेरिट लिया जा रहा है। स्पेशली जो आई वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन के एफर्ट हैं उनको सराहा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो अगर आप देखें तो हमने आई वोटिंग के सिलसिले में 15 सितंबर से लेकर 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक एक डेट का तयन किया था कि लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस पीरियड के दौरान हमारे पास तकरीबन 7410 लोगों ने एज ए वोटर अपने आप को रजिस्टर करवाया, जिन्होंने ऑप्शन दी कि हम ऑनलाइन वोटिंग जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। जब वोटिंग का मरहला आया 14 अक्टूबर को, तो इन 7410 लोगों में से 6223 लोगों ने अपना वोट जो है वो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम के तहत कास्ट किया, जो कि इन रजिस्टर्ड वोटर का तकरीबन 85% बन रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा रिस्पांस था। जो ओवरसीज वोटर है जो रजिस्टर्ड हुए थे, उनमें वोट कास्ट करने का जो ट्रेंड था वो एक बेहतर ट्रेंड देखा गया। इसके बाद रूल्स के तहत ये था कि नादरा अपनी एक प्रेजेंटेशन नादरा ने पेश की, जो 15 अक्टूबर को कमीशन के सामने रखी, और कमीशन ने फिर डिसीजन लिया कि ये जो वोट है इसका रिजल्ट जो है इसको मेन रिजल्ट का हिस्सा बनाया जाए। तो इस तरह ये जितने भी आई वोटिंग हुई उनको तमाम वोटर्स को हमने जो मेन रिजल्ट था उसमें डाल दिया गया वोटर्स को। अब नेक्स्ट जो आपने बात की कि आगे कैसे चलेगा, आगे अगर हम इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 94 को देखें तो ये जो अमल है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हुआ। इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था और इस तरह पायलट प्रोजेक्ट हमने किया, और वो बादी नजर में जो पायलट प्रोजेक्ट हमने किया वो कामयाब पायलट प्रोजेक्ट रहा। अब 4 पॉइंट्स पे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब कर रहा है, जिसमें इस प्रोजेक्ट की जो आई वोटिंग का प्रोजेक्ट हुआ उसकी टेक्निकल एफिकेसी को देखा जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी के सिस्टम जो नादरा ने प्रिपेयर किया था उसको देखा जा रहा है, फिर सिक्रेसी ऑफ वोटर्स जो है उसको देखा जा रहा है, और उसके बाद इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आएगा उसको देखा जाएगा। इन 4 पॉइंट्स पे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रहा है, और ये रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को पेश करेगा, और फेडरल गवर्नमेंट फिर जो आने वाला इजलास है उसके अंदर पार्लियामेंट के सामने रखेगी। ठीक है सर। और अब ये फ्यूचर लेजिस्लेशन जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है कि वो इस रिपोर्ट की बुनियाद पे। ठीक है। मैं मजीद आपसे ज़िमनी इलेक्शन पे बात करूंगा। मैं जरा कमर दिलशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। सर मुख्तसर कमर दिलशाद साहब क्या कहेंगे, ये जो बहुत देरीना
हक था, उनकी डिमांड थी ओवरसीज़ की, वो पूरी हुई? क्या कहेंगे? ये बात दुरुस्त कही है नदीम कासिम ने। मैं इसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये दरअसल 94 से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो थी ये कोशिश जारी थी, और मैंने भी एज ए सेक्रेटरी भी मैं इसका चेयरमैन रहा और हमने फुल सपोर्ट भी की। लेकिन इसका क्रेडिट जो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तान के बारे में एक इंतहाई अपने रिमार्क्स भी दिए, ऑर्डर जारी किए और नादरा को मजबूर किया कि बेहतरीन जो है वो सॉफ्टवेयर तैयार किए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया। ये वाक़या बड़ा खुशाइंद कदम है और आइंदा के लिए भी रास्ता खुल गया। ये दुनिया में कहीं भी इस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं मिली। इवन इंडिया में इजाज़त नहीं है, इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में नहीं है, कहीं भी नहीं है। और ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का क्रेडिट जाता है और इस क्रेडिट का सहरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जाता है कि उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से इसको उन्होंने अमल दरामद करवाया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को भी दे दीजिए सर, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। मैं जरा सलमान साहब, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, वेलफेयर के हवाले से बड़ा नाम है, काम करते हैं। सलमान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब। जी सलमान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो वोट का हक दिया गया है, ये बड़ी देरीना ख्वाहिश थी ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो पूरी हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और एक सवाल और इसमें ऐड करूंगा कि क्या वजूहात है इससे पहले की हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी? जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपको सलाम। बहुत ये जो आपने सवाल पूछा ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन ने जो हक दिया है, इसमें मैं इमरान साहब को, खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से अब मौजूद हैं पाकिस्तान में, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को, उनको मैं तहे दिल से और अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं उनकी तरफ से बहुत मुबारकबाद और उनको सलूट करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है, इससे हम पाकिस्तानियों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनमें खुशी की लहर है और वो अपना पूरा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान से इंतहाई लगाव मोहब्बत उसी तरह है जैसे दूसरे पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ हो सके हम करें। मैं समझता हूं जो यहाँ पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरा लोगों से बहुत गहरा ताल्लुक और हर वक्त का ताल्लुक है, ऑलमोस्ट ये समझें कि शायद चंद घंटे जो सोने के अलावा है वो भी नींद में भी हम अपने उसी पाकिस्तान के ख्वाब में ही रहते हैं, और बाकी ये सारा जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। चौधरी नदीम कासिम साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। कमर दिलशाद साहब, आप दोनों के सामने मैं थोड़ा सा अहम केस एक रखना चाहता हूं और आपकी राय भी जरूरी है। बहुत अहम केस है सर। मेरे पास इस वक्त ऑन एयर दिखा रहा हूं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए ये इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक है, जो मेरे पास है सामने, ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसमें मैं पेज 52 खोलता हूं सर, जिसमें 45 के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसकी बड़ी बाज़गुश सुनी जाती है। आपने देखा है कि जी मुख्तलिफ सियासी जमातों का ये कहना होता है कि जी 45 पे सिग्नेचर, ये वो दिस डैट। सर, इसमें लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट ऑफ द काउंट फॉर्म 45 एंड बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 तैयार करने के बाद इस पर अपने दस्तखत करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, निशान, अंगूठा और मोहर लगाएगा, और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी इन दोनों फॉर्म्स पर दस्तखत लेगा, निशान, अंगूठा और मोहर लगाएगा, और इसके अलावा मौके पर मौजूद उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट या मुबस्सिरीन से भी दोनों फॉर्म्स पर दस्तखत हासिल किए जाएंगे। अलबत्ता अगर इनमें से कोई दस्तखत ना करना चाहे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुतालिका फॉर्म पर यह बात नोट करेगा। इसका मतलब है 45 पे
एजेंट्स के साइन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हर सूरत में मोहर और स्टैंप है। आगे लिखते हैं, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत, निशान अंगूठा और महर सबूत होंगे कि नकूल मौके पर मौजूद उम्मीदवार उनके इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट को मुहैया करके उनसे रसीद हासिल करेगा। अगर इनमें से कोई शख्स रसीद देने से इनकार करे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बात नोट करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत शुदा गिनती के गोशवारे, रिजल्ट ऑफ द काउंट फॉर्म 45 और बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 की नकूल पोलिंग स्टेशन में किसी ऐसी नुमाया जगह पर चस्पा करेगा जहां आम लोग उसे देख सकें। यह है वो हैंडबुक जिसमें 45 का जिक्र है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जरूरी नहीं कि 45 पे एजेंट्स वगैरह के साइन हो, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना लाजमी है और इसका थंब इंप्रेशन भी होना लाजमी है। अब मैं आता हूं 45 की एक शक्ल में दिखाता हूं। यह है फॉर्म 45, जिसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे फॉर्म 45 रिजल्ट ऑफ द काउंट, उसके बाद उसकी मुख्तलिफ डिटेल्स हैं कि किस तरीके से ये डिटेल्स हैं, कहाँ इसमें लिखा हुआ है फॉर्म में। फिर इसमें थंब इंप्रेशन का है, आप ये देखिएगा कि थंब इंप्रेशन का है कि थंब इंप्रेशन एक सादा पेज में दिखा रहा हूं 45 का, पहले सादा पेज, वो सादा पेज जो है रिजल्ट ऑफ द काउंट है जो मैंने दिखा दिया। यहां पे एक बात बताता चलूं कि गजट नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का, वो ये लिखता है, वो क्या लिखता है कि एट द एंड ऑफ द फॉर्म 45 एंड 46 फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड सिग्नेचर ऑफ सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नेम, डेजिग्नेशन, थंब इंप्रेशन। क्या लिखा हुआ है? सिग्नेचर ऑफ सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नेम, डेजिग्नेशन, थंब इंप्रेशन, ये है, और एनआईसी नंबर, ये है वो गजट नोटिफिकेशन। इससे पहले मैंने फॉर्म 45 का खाली दिखाया था जो कि आपके फॉर्म में मौजूद था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, चौधरी नदीम साहब सुन रहे हैं यहाँ पे? जी जी सुन रहा हूँ सर। ये मैं सर एक हल्का है 239 पे एक आपके 219 का एक हल्का है, एक स्टेशन है, उसका मैं आपके सामने एक पहले जो वेबसाइट से इसकी फॉर्म 45 है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दिखाइए 219 का जो अनअटेस्टेड वेबसाइट से हमने फॉर्म लिया है, रिजल्ट वो आपके सामने आएगा, जिसमें सुहेल मंसूर साहब जो 5वें नंबर पर हैं, उनका वोट है 67। यह आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। सुहेल मंसूर साहब हैं, उनका वोट है 67 और ये है आपके 219 का स्टेशन, हल्का 239 का, कराची का। और इसमें आप देख रहे होंगे वेबसाइट पे नीचे इंप्रेशन कि ना इसमें आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर है, ना उनका कोई आपके थंब इंप्रेशन है, ना उनका कोई और चीज है। ये हमने वेबसाइट से निकाला। उसके बाद दूसरे पेज पे हम दिखाएंगे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं यहाँ, जो जिनको दिखाया गया है कि वो जीत गए हैं, वो है 15 नंबर पे मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब को जो वोट पड़ा है वो 101 वोट इसमें पड़ा है, और उनके इसमें भी आप देखिएगा कि ना थंब इंप्रेशन है, ना उनका कोई सिग्नेचर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और जो सुहेल मंसूर को जो वोट पड़ा था वो 67 पड़ा है। ये एक मैंने आपको दिखाया जो कि आपके वेबसाइट पे है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जनाब ना तो उनके सिग्नेचर हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के, ना उनका थंब इंप्रेशन है, और ये रिजल्ट जो है वो मैंने दिखाया। अब मैं आता हूं, एक अटेस्टेड कॉपी मेरे पास है इसी 219 की स्टेशन की, और इसी 219 की अटेस्टेड कॉपी जिसमें थंब इंप्रेशन भी है और जनाब पोलिंग सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और उनका जो है वो उनका नेशनल आईडी कार्ड भी है, उनका सिग्नेचर भी है, जिसमें सुहेल मंसूर साहब को मिलते हैं 361 वोट्स। वहां पे जो अनअटेस्टेड कॉपी थी
219 की, जिसमें सोहेल मंसूर को वोट दिखाया गया था वेबसाइट पे 67, असल में जो इलेक्शन कमीशन की अटेस्टेड कॉपी है उस कॉपी में तकरीबन वोट है 361। कितना फर्क है कि यहां अटेस्टेड कॉपी में जो इलेक्शन कमीशन की है उसमें 361 है, और जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है जिसमें अटेस्टेशन नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसमें 67 है, जिसकी बुनियाद पर रिजल्ट बना था। और दूसरा चौधरी अकरम साहब का है, चौधरी अकरम साहब को 68 वोट मिले हैं। यहां मैं आपको एक फर्क दिखाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाना चाहता हूं कि फॉर्म 79 और फॉर्म 105 इसका मैं सामने मुकाबला करना चाहता हूं। दोनों मीलों दूर हैं, लेकिन नंबर एक है। इतनी ही औरत आई, इतने ही मर्द आए, इतने ही वोट डले, इतने ही टोटल वोट हैं। ये क्या मुमकिनात में से है? आइए मैं वो हक़ाइक़ आपको दिखाता हूं। पहला पेज देखिए जिसमें आपको ये नजर आएगा 105 में, जनाब अनअटेस्टेड कॉपी में। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इकबाल अहमद साहब हैं, उनको 1 वोट मिला है। इसी तरह से डिटेल सामने है। सोहेल मंसूर साहब को 23 वोट मिला है जो अनअटेस्टेड कॉपी में, वो 105 में भी जो मीलों दूर है उसमें भी 23 वोट मिला है। अच्छा जनाब, उसके बाद सैयद मंसूर मुअज़्ज़म साहब को 0 मिला है, इसमें भी 0 मिला है। हम दूसरे पेज में आ सकते हैं। दूसरे पेज में देखिए जनाब कि जनाब एस नदीम काजी साहब को 2 वोट मिला है, इधर भी 2 वोट मिला है जनाब। उसके बाद हम नीचे आइए, जनाब मोहम्मद तारिक साहब को नील है, इसमें भी मोहम्मद तारिक साहब को नील है। अकरम साहब को यहां पर जनाब 58 वोट मिला था, यहां भी ये अकरम साहब को 373 वोट था, वो उधर भी 373 वोट मिले। उसके बाद आइए तीसरा पेज मैं खोल के दिखाता हूं जो मीलों दूर है एक दूसरे से, और वो है जनाब उसमें लिखा हुआ है टोटल वोट्स टेकन फ्रॉम द बैलेट बॉक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। उसमें लिखा हुआ है, इसमें भी 19, उसमें भी 19 लिखा हुआ है। और दूसरा यह है कि चैलेंजिंग वोट विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, उसमें जो है वो 114, इसमें भी 79 वाले में 114। जो मीलों दूर है दोनों स्टेशन, और दोनों के एक एक चीज, कितने वोट रिजेक्ट हुए, किसको कितने वोट्स मिले। हाउ कैन इट पॉसिबल कि ये दोनों 105 भी और 100 आपके क्या नाम है 79 भी एक है। अब मैं जरा आगे आता हूं और बहुत ही अहम एक ऑब्जर्वेशन है। नदीम साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। नदीम साहब आपकी पिटीशन के ऊपर, सोहेल मंसूर के ऊपर, ये मैं पिटीशन दिखा रहा हूं, उसकी ऑब्जर्वेशन है। और उसमें नदीम साहब जो चौधरी नदीम कासिम डायरेक्टर, एक बड़े होनहार, ईमानदार, बड़े मेरिट के इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो ऑफिसर हैं, हम उनको सलूट करते हैं कि उन्होंने इस पे क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। इस हल्का 239 पे दुनिया सुने, उन्होंने अपने उस पे लिखा है, सुने, ये मैं दिखा रहा हूं टीवी पे भी जो इनके सिग्नेचर से हैं, और फिर इनसे पूछूंगा कि ये सही है ये गलत है। द कंपैरिजन ऑफ फॉर्म 45 सबमिटेड बाय आरओ द पिटिशनर बिफोर द कोर्ट अवेलेबल विद द इलेक्शन ब्रांच 2, इलेक्शन ब्रांच 2 यानी इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद, एंड लाइंग ऑन वेबसाइट ऑफ ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट रिकंसाइल, which clearly depicts that record has been manipulated and the form 45 of the polling station number 79, 219 and 220 are tampered and replaced in the record during its transportation from सुनिएगा, उन्होंने खुद कहा है कि ड्यूरिंग इट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम, एक काबिल ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग रिप्लेस इन द रिकॉर्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आरओ ऑफिस टू दिस सेक्रेटरीट इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन। चौधरी नदीम कासिम डायरेक्टर इलेक्शन ईसीपी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद
ये सर आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आप ही का स्टेटमेंट है सर। मैं आगे चल के मजीद बात करूंगा, फिर सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये जो मैंने पढ़ा है ये सही है सर? जी बिल्कुल मेरी स्टेटमेंट है, मेरे ही सिग्नेचर है। बस मैं आगे पढ़ता हूं, मैं आगे आपसे पूछूंगा सर। इसके बाद, बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा चेयरमैन, जस्टिस मिसेस इरशाद कैसर मेंबर, उन्होंने एक बेंच है बना और इसकी बाद इस पिटीशन को वहां गया जहां पे चौधरी नदीम साहब, एक होनहार अफसर की रिकमेंडेशंस को वहां पे शामिल किया गया। और ये बेंच क्या कह रहा है सुन लीजिए। उन्होंने जो सारी चीजें उन्होंने रिप्रोड्यूस की नदीम साहब की, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अवेलेबल विद द इलेक्शन ब्रांच 2 एंड द लाइंग ऑन वेबसाइट ऑफ ईसीपी डज नॉट रिकंसाइल, which clearly depicts that record has been manipulated and the form 45 of the polling station number 79, 219 and 20 are tampered and replaced in the record during his transportation from RO office to this office. ये इसमें बाज़ाब्ता इसमें इन्होंने इसकी ऑब्जर्वेशन सामने आ गई और इसकी आपके बेंच की ये भी सामने आ गई। जनाब चौधरी साहब, आपकी तरफ आता हूं सबसे पहले, कंवर दिलशाद साहब के पास। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स सामने आपके दिखाया है कि वेबसाइट पे रिजल्ट कुछ और है और इलेक्शन कमीशन के जो पास जो रिजल्ट है, जो अटेस्टेड कॉपी है, जिसके लिए जरूरी है वो फॉर्म 45 में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की थंब इंप्रेशन भी हो, सिग्नेचर भी हो, तो उसके तहत तो सुहेल मंसूर साहब का जो है वो जीत यकीनी नजर आ रही है। और जो दूसरे चौधरी अकरम साहब हैं उनके नंबर कम नजर आ रहे हैं। लेकिन वेबसाइट पे जिसपे सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, थंब इंप्रेशन नहीं है, उसमें जनाब पीटीआई के अकरम साहब के नंबर ज्यादा नजर आ रहे हैं। और आप इन डॉक्यूमेंट्स के तहत जो हमने पढ़ा, जो नोटिफिकेशन है, जो जाब्ते हैं, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे लिखा हुआ है शैल बी, यानी हर सूरत में, और नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि हर सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर फॉर्म 45 पे सिग्नेचर के साथ थंब इंप्रेशन लाजमी है। और फिर हमें जो फॉर्म 45 मिला अटेस्टेड कॉपी, जिसमें जनाब सैयद साजिद हुसैन शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, जिसके ऊपर आपने बाज़ाब्ता पूरी थॉरो करके ये एक ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन की है कि ये सब का सब मैनिपुलेटेड है, ये सब रिकंसाइल नहीं हो रहा है, ये सब गलत है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? जी डॉक्टर साहब। जी नदीम साहब पूछ रहे हैं। जी नदीम साहब आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा, ये डॉक्टर साहब जहां तक इस चीज का तल्लक है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी, ये तो एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन की यही इंस्ट्रक्शन है और यही तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आईपीओ जितने भी सबान थे उनको ट्रेनिंग भी दी गई। और इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियरली आपने पोर्ट्रेट की यहाँ पे। जहां तक इस केस स्टडी का तल्लक है, तो केस स्टडी भी आपने बड़े दुरुस्त, बड़ी डिटेल से इस पे बात की। अगर मैं आप डिटेल में जाना चाहूँ तो मेरा ले वो फिर डुप्लीकेसी हो जाएगी चीजों की। जहां तक इस मैनिपुलेशन का तल्लक है, तो जो इलेक्शन कमीशन के पास एग्जैक्ट रिजल्ट है वो वही है, हमारी वेबसाइट पे इस वक्त भी पड़ा हुआ है और आरओ के ऑफिस में भी इस वक्त भी मौजूद है। ठीक है, वो साइंड है या अनसाइंड है, ये रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के पास ये केस था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को यहाँ पे कॉल किया था। रिटर्निंग ऑफिसर इस केस में कोई अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा के गए हुए। मुझे टेबुलेशन के लिए कमीशन ने मार्क किया कि आप ये 3 पोलिंग स्टेशन को देखें और उनकी बेस पे हमें टेबुलेट करके रिजल्ट दें। ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि सैयद साजिद हुसैन के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हैं,
वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का कहीं पे भी हिस्सा नहीं है। ये रिकॉर्ड जब हमारे पास ये एप्लीकेशन आई कि फॉर्म 45 की दे दें हमें सर्टिफाइड कापीज, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से एज पर लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस दफा ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो अपने पास इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मंगवाया हुआ है। जब वो सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन आई तो उस प्रोसेस के दौरान मैंने जब रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये रिकॉर्ड इसको टेम्पर कर दिया गया है। वो रिकॉर्ड आरओ ने कमीशन को भेजा हुआ है, वो इन 3 पोलिंग स्टेशन का रिप्लेस करके और वो फोटोकॉपी अब रख के उस पे शाह साहब के दस्तखत लिए, जिस तरह भी लिए। ये मैटर जो मैंने जब डॉक्यूमेंट देखे तो मैंने ऑन मेरिट्स इसके जो भी सिचुएशन की लिख के कमीशन को पेश कर दी, वही रिपोर्ट जो अभी आप डिस्प्ले कर रहे थे, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने रिपोर्ट दी। अब क्योंकि ये मैटर ऑफ एविडेंस था, कमीशन ने इस पिटीशन में मुझे डिसीजन का नहीं पता कि क्या दिया। जहां तक बादी नजर में मुझे समझ आया कि कमीशन ने कहा कि इस डिसीजन में आप इलेक्शन पिटीशन में चले जाएं, और ये जितने भी पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं इस तरह के जहां पे एविडेंस की जरूरत है, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही प्रॉपर फोरम होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर आप ये मानते हैं इस रिपोर्ट पे, सर आप ये मानते हैं कि जो मैंने पढ़ा, जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता है, जो उसका नोटिफिकेशन है, जो उसका आपके गजट नोटिफिकेशन है कि जी फॉर्म 45 वही फॉर्म 45 एक्सेप्टेबल है जिसमें आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का थंब इम्प्रेशन हो और उसका बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये और जो वेबसाइट पे है उसमें इनका थंब इम्प्रेशन है। ठीक है। और आपने एक और चीज बताई, मैं मेहरबानी के साथ, आप माशाल्लाह बड़े काबिल अफसर हैं और आप जैसे ईमानदार अफसर होना चाहिए। आपने ये बताया कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आपने कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आपके ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आरओ ऑफिस टू द सेक्रेटरीट इसके दरमियान हुआ है। ये बिल्कुल यही बस ठीक है। मैं आगे एक और चीज पूछना चाहता हूं, फिर मैं कमर दिलशाद साहब की तरफ आता हूं। एक चीज आपसे पूछा जाता हूं सर, दोनों ही वेबसाइट पे हैं 79 भी और 105 भी, और जिसपे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं है, और दोनों की एक एक चीज जो है इक्वल बिल्कुल सेम है और दोनों मीलों दूर है। इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करेंगे सर? जी, इस पे देखें, इस तरह की जो इरेगुलरिटीज, ये इस पे तो मैंने पहले ही कहा कि इसीलिए इलेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल होती हैं, और जब वहां पे रिकॉर्ड पे ये चीजें साबित होती हैं तो ये दोबारा वहां पे बाद रीपोलिंग होती है, रिकॉर्ड वहां पे तलब होता है। जो पोलिंग रिकॉर्ड के अंदर एक्चुअली जो पोलिंग बैग है उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल तलब करता है। ठीक है। तो उसके बाद पोलिंग बैग से एग्जैक्ट सिचुएशन निकलेगी। ठीक है। ये जो केस स्टडी है ना जी सर, इसकी भी जो असलियत है वो उस पोलिंग बैग से ही निकलनी है। ठीक है। मैं जरा सा कमर दिलशाद साहब से बात कर लूं, और ख्वाजा सुहेल जो कि इस इलेक्शन में 239 में इलेक्शन लड़े थे वो भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, उनसे भी राय लेते हैं। जनाब पहले कमर दिलशाद साहब की तरफ आते हैं। कमर दिलशाद साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जनाब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम केस जो है वो मंजर-ए-आम पे लेके आए हैं, और इसमें बड़ा जाता है क्रेडिट नदीम कासिम साहब का भी कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने तमाम जो वजूहात अपने नोट में दर्ज कर दिया। ऐसा ज़रूरतमंदा नोट हमने बहुत कम देखा है। लेकिन अब मामला ये हो रहा है कि तमाम सूरत हाल हम देखें बाद नज़र में, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसरान, रिटर्निंग ऑफिसरान ये बाकायदा इस टेम्परिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं। अब हमारा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, और ये बड़ी अच्छी खुशकिस्मती से इस दफ़ा हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल है, कोई रिटायर्ड या कंटेक्ट पर मुश्तमिल नहीं है जो पिछले इलेक्शन होता रहा। तो वो अब सिंध हाई कोर्ट के जो मौजूद जज हैं वो इसके बाकायदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं, मेंबर हैं, तो वो इसका फैसला करेंगे। लेकिन आपकी सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, नदीम कासिम की बात सुनने के बाद, वेबसाइट पर जहाँ पर दिखाया, ये बिल्कुल क्लियर कट एक केस है जिसमें बाकायदा टेम्परिंग हुई है, और टेम्परिंग करने में जो मुलव्वस हैं ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरान और रिटर्निंग ऑफिसर है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की गैर जानबदारी हरफ नहीं आता। उन्होंने हर चीज़ वेबसाइट पे पेश कर दी, और यहाँ तक कि जो आपने दिखाया प्रिजाइडिंग ऑफिसर के एक हैंडबुक, उस हैंडबुक की भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। उनको ट्रेनिंग दी गई है, बेपनाह ट्रेनिंग दी गई है इलेक्शन कमीशन या UNDP के ताउन से। तो ये सारे मामलात को हम देखें तो इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसरान, रिटर्निंग ऑफिसरान जो है वो इस केस में मुलव्वस पाए जाते हैं। अब हमारा जो नया इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत ये बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये जवाबदेह हैं
पहले हमारे लॉ थे उसमें रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जवाबदेह नहीं होते थे। अब नए इलेक्शन एक्ट में इनको बाकायदा जवाबदेह भी किया गया है, सज़ा भी लिखी गई है। और ये तमाम मामला हम अगर देखेंगे तो ये बड़ा सीरियस केस है, ये बड़ा एग्जाम्पलरी केस है और फैसला करेगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानदारी अपनी बरकरार है, वो उन्होंने अपना फैसला सही किया। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। 239 का ये इलेक्शन जिसमें सुहैल मंसूर साहब और दूसरे कैंडिडेट लड़ रहे थे, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं आपने देख लिया। नदीम साहब का स्टेटमेंट भी, कंवर दिलशाद साहब का भी, कि एक एक कॉपी सामने हमने आपके पेश की है, एक एक रूल सामने पेश किया है। और लोग जिस तरह कह रहे हैं कि बादी नज़र में ये इलेक्शन जो है वो मैनुपुलेटेड है, और ये कहाँ से मैनुपुलेटेड है, आरओ ऑफिस से लेकर इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने तक, उसके दरमियान जितने भी लोग आते हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जवाब देना है। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने केस जो लिखा बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रखी। मैं अब इसमें सिर्फ यही बात कर सकता हूं कि नदीम साहब भी एक ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने जो भी लिखा, और दिलशाद साहब एक बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस और माशाल्लाह इनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। मुल्क जिस इकोनॉमी हालात से गुजर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि इस इलेक्शन को मैं क्वेश्चन मार्क बनवाऊँ, और इसी वजह से मैंने इलेक्शन कमीशन से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह पे मैंने जाके अपनी इल्तजा की कि उसको सुन लिया जाए। और जब फैसला नोटिफिकेशन होने से पहले ये हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें उन्होंने लिखा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इफ फील्स दैट देयर आर cogent ground and reason made out by the petitioner, it may defer the issuance of notification with respect to the constituency in question। उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कोई मजबूत सबूत है तो मेरे ख्याल में ये सबूत तो अगर पाकिस्तान में किसी कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। कंवर दिलशाद साहब इसको खुद और नदीम साहब भी मान रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब तक मैं गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने की। और आपको अंदाजा है कि शायद एक कोर्ट में अगर एक लॉयर जाता है तो इंसान के क्या एक्सपेंस होते हैं, तो शायद मेरे 15 लाख रुपए तो सिर्फ इस्लामाबाद आने जाने में खर्च हो गए, क्योंकि जाहिर है मैं जाऊंगा, लॉयर जाएगा। तो अगर लोगों को दहलीज पे अकाउंट अपना इंसाफ मिल जाता तो शायद मेरे ख्याल में लोगों को बहरहाल इंसाफ। ट्रिब्यूनल देखिए सर, बात यह है कि ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन तो ट्रिब्यूनल ने जब इसको 60 दिन तक सुना तो उसके अंदर कोई एविडेंस ऐसी नहीं चाहिए, जो नदीम साहब ने काबिल एहतराम है मेरे लिए, जो उन्होंने कहा कि जी इसमें एविडेंस चाहिए। मैंने तो एविडेंस में ये नहीं कहा कि रिकाउंटिंग करें या कुछ और करें, मैंने तो ये कहा है कि जो एथेंटिक रिकॉर्ड है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें यह कहा था कि जो भी एथेंटिक रिकॉर्ड है उसकी रोशनी में आप इसका रिजल्ट बना के सामने ले आए। अगर ये पेपर झूठा है, ये पेपर जो इनकी अटेस्टेड कॉपी है, तो मैं इनसे ये कहता हूं कि सिर्फ ये मुझे, अगर ये वेबसाइट से निकाल कर अपने थैलों में वो ना डाल दें रिकॉर्ड, तो अगर ये 320 कॉपियां, मैं दिलशाद साहब को इसलिए सुना रहा हूं, दिलशाद साहब ये 320 पोलिंग स्टेशन थे, 320 पोलिंग स्टेशन थे, जिनकी हर कॉपी जो है मेरे पास अटेस्टेड है, जिसके अंदर ये कहते हैं जो वेबसाइट पर है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो अगर ख्वाजा सुहेल ने मैनिपुलेट कर लिया तो फिर मैं जीतने के लिए करता या हारने के लिए करता? मैं एज ए मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आपके सामने रिजाइन करने के लिए तैयार हूं कि मैं जीतने के बाद भी सीट नहीं लूंगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि वो एक ईमानदार पॉलिटिशियन है, ईमानदार वो हैं, तो ये इमरान का काम नहीं है ना, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये तो रिस्पॉन्सिबल। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से ये कहता हूं
कि खुदागरा इस केस को सुओ लेकर इसको उठा ले, इस केस को लें, और मैं अपनी सीट जीतने के बाद रिजाइन कर दूंगा और हारने के बाद माफीनामा ले दूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पाकिस्तान मैं पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त तबाह नहीं करना चाहता, उस पूरे इलेक्शन को डिरेल नहीं करना चाहता। नहीं, जरूरी नहीं कि एक पर इतनी बड़ी धांधली हुई है तो सब जगह हुई हो। मैं एक मिनट दोनों को दूंगा। नदीम साहब, 1 मिनट आपके पास है, इसके ऊपर सोहेल मंसूर ने जो कहा है इस पे कमेंट्स कर दें, और फिर मैं कमर दिलशाद साहब का भी लेता हूं। टाइम बिल्कुल मेरे एंड पे, क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, ये जो सोहेल साहब कह रहे हैं इस पे तो मैं किसी किस्म का कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, ना मुझे करना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डिसाइड होते हैं, ना कि कोई और फोरम इसके अलावा नहीं है। दूसरा ये है कि इस पे एक कमीशन ने मेरी रिपोर्ट पे एक इंक्वायरी बना अफसर मुकर्रर किया हुआ है। ये सारी इस चीज की इंक्वायरी आ रही है और इस इंक्वायरी में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि किसने टेम्पर किया, किसने मैनिपुलेट किया। और यही मेरा मौक़िफ़ है कि ये लेकिन सर एक बात बता दें सिर्फ, क्योंकि मेन टाइम उस कैंडिडेट जो जीता हुआ है उसको भी सस्पेंड कर दे। मेरे क्यों 59,000? ये कौन करेगा? ये तो नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं करेंगे। ये बात ये गलत कर रहे हैं कि जब 60 दिन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना, इलेक्शन कमीशन ये तो एज ए ऑफिसर उन्होंने अपना रिकमेंडेशन रिपोर्ट के ऊपर, तो भाई ये तो रिपोर्ट दे सकते थे, फैसला इन्होंने दिया। सिर्फ एक भी सर, रिपोर्ट में आपने लिखा है कि आरओ से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है वो रिस्पॉन्सिबल है, सही है सर? जी, रिस्पॉन्सिबल। जब मैंने वही बात पहले भी की कि जब फॉर्म 45 यहाँ पे फोटो कॉपी होता रहा है, ये किसी की एप्लीकेशन पे यहाँ से अटेस्टेड कॉपीज ली गई हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें शामिल है। तो बस इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द आरओ आपने लिखा है आरओ ऑफिस टू दिस सेक्रेटरीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनिपुलेशन की। जी कमर दिलशाद साहब, 1 मिनट है, क्या कहेंगे? अभी आप सोहेल मंसूर की भी बात सुनिए आपने। ख्वाजा बिल्कुल सही बात की है सोहेल मंसूर साहब ने। जब मैंने तमाम डिबेट सुनी है, नदीम कासिम साहब तो इस मामले में बिल्कुल ठीक है, उनका तो फैसला दुरुस्त है। लेकिन यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर को जो है उन्होंने मैनिपुलेट किया है। हमारी नज़र में, बादिल नज़र में, हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए और उसके मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी कि कहाँ टैंपरिंग हुई है। टैंपरिंग हुई है रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। उन्होंने जब तुम्हारा रिकॉर्ड किया है वहाँ कोई साजिश हुई है, टैंपरिंग हुई है या मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन इसमें सारी जो कसूरवार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है कि उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट, बाकायदा सील डॉक्यूमेंट वो भिजवाता है रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जो कानून है। इस लिहाज से मैं नज़र ये आ रहा है कि इसमें जो मैनिपुलेशन हुई है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने की है और उसने सारे रिजल्ट को, कराची के रिजल्ट को उसने मशकूक बना दिया। इस लिहाज से हम समझते हैं कि इमीडिएटली रिटर्निंग ऑफिसर को गिरफ्तार तो ना किया जाए, कम को सस्पेंड कर दिया जाए उसको, ताकि तमाम सूरत हाल सामने आ जाए। और हमारी हाई कोर्ट भी सुन रही होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, और हमारी जो पार्लिमानी कमीशन बना है कौमी असम्बली में, उनके लिए भी बड़ा टेस्ट केस हो गया है। अगर वो ये साबित करते हैं कि इसमें हमारे कोई इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर वो उसने यूसुफ खट्टर घबरा गए होंगे, उसके पास कोई बात नहीं था बात करने के लिए, उनको आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इसमें सारा कसूर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का है। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तमाम जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की याद होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसने मैनिपुलेशन की है, बिल्कुल उसका मामला आ रहा है, उसको टेस्ट केस का किया गया है। इसको बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमें आपसे और भी कुछ करना था कमर दिलशाद साहब, लेकिन बहुत अहम केस था, इसमें हमें आपकी राय और नदीम साहब की राय हमें बहुत ज़रूरी थी। ख्वाजा सोहेल साहब आपका भी शुक्रिया, सलमान साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।